Morning all. Welcome to Learners Academy. And today's topic is the remaining part of the exercise number 11.2, right? Exercise number 11.2 चल रही है अभी. It is in progress. हमने कल start करी exercise. The topic name is what? Exercise number 11.2 part 2. The topic name is equation of line in space. Equation of line in space. That is what we are discussing फ्रॉम द पास्ट 2-3 days. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन के करीब करीब डायरेक्ट क्वेश्चन हमने कर लिए है ना. अब जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं लाइक एंगल निकालना, लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, छोटी मोटी बातें जो हैं उससे रिलेटेड वो बाकी हैं. और वो कहने के लिए छोटी मोटी बातें, लेकिन वही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. अब इक्वेशन दे रखी है, देखो करीब करीब 10th क्वेश्चन के बाद सारी लाइंस की इक्वेशन बनानी नहीं है, ऑलरेडी दे रखी है. उसमें से डेटा डिराइव करके जैसे एंगल निकालना है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सारा काम अपने को करना है. शुरू करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 9. रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. कल 8 तक हमने कर लिए हैं. फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन. इस 9th में तो आपको इक्वेशन बनानी है, वेक्टर भी बनानी है, कार्टेशियन भी बनानी है, एक ऐसी लाइन की जो इन 2 पॉइंट से पास करती है. ये तो कल का ही क्वेश्चन हो गया. कल नजर नहीं आया, नहीं तो होमवर्क ही हो जाएगा. ये तो 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म से अपने को वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों बनानी है. ठीक है. तो इसको तो रफली कर दूं. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, मतलब इजी सा क्या है, कल कर लिया था इसको कवर अपन, है ना. तो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए इस वेक्टर को जैसे वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं. ये हो गई वेक्टर इक्वेशन. ठीक है. और ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन. तो क्या डेटा को कैसे रीड करना होता है, वेक्टर इक्वेशन के लिए कैसे रीड करना होता है, और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कैसे रीड करना होता है, राइट. इधर वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं, इधर कार्टेशियन इक्वेशन. वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले वेक्टर इक्वेशन बना के उसको कन्वर्ट कर दो कार्टेशियन इक्वेशन में, या कार्टेशियन इक्वेशन बना के कन्वर्ट कर दो वेक्टर. लेकिन कन्वर्जन का काम मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन के बीच में ना करें. ठीक है. हम क्या करेंगे, अलग अलग ही बना देंगे. अलग अलग बनाने के लिए हमको डेटा को कैसे रीड करना है वो चेक करना है. तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हम डेटा ऐसे रीड करते हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं उसमें से किसी, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो जो 2 पॉइंट्स हैं, एक काम करो, इधर कार्टेशियन बना लेते हैं, उधर वेक्टर बना लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इधर गिवन है ना. ठीक है. इधर कार्टेशियन बना लेते हैं एंड इधर वेक्टर बना लेते हैं. कार्टेशियन एंड हेयर वी विल फाइंड वेक्टर इक्वेशन. कैसे रीड करते हैं बताओ. सब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स गिवन है इन पॉइंट्स को हम ले लेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2. ये x1, ये y1, ये z1. कार्टेशियन फॉर्म मतलब वही कोऑर्डिनेट फॉर्म जो 9th में सीखते थे. ये x2, ये y2 और ये z2. ठीक है. इधर कैसे रीड करेंगे हम इक्वेशन को, इनकी वेक्टर फॉर्म बना के. तो वेक्टर ए बनेगा और वेक्टर बी बनेगा. वेक्टर ए कैसे बनेगा, 3i कैप -2j कैप -5 मतलब जो पॉइंट से वो दो लाइन पास कर रही है उनकी पोजीशन वेक्टर बना देंगे, जिसको अपन वेक्टर ओ ए भी बोल सकते हैं. वेक्टर ओ ए कह लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. वेक्टर ओ बी कह लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी. ठीक है. यहां बनाओ बी का 3i कैप -2j कैप +6k कैप. फाइन. अब ये तो डेटा को रीड कर लिया हमने. अब इक्वेशन बनाने का काम खत्म करें. अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, वेक्टर इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लगा देंगे. वेक्टर आर इक्वल टू, बोलो सॉरी, इधर तो कार्टेशियन बना रहे हैं ना, इधर कार्टेशियन बना रहे हैं. तो कैसे बनता है, x - x1 डिवाइड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय z2 - z1 इक्वल टू व्हाट, लैम्डा. राइट. तो पुट करेंगे वैल्यूज. तो x - x1 करूंगा. तो x - x1 y1 z1 हमेशा पहला पॉइंट जिसका जिक्र पहले हुआ है, x2 y2 z2 हमेशा दूसरा पॉइंट जिसका जिक्र बाद में हुआ है. तो इधर ऊपर तो ले लूंगा 3, y -2 करूंगा तो +2, और फिर z -5 करूंगा तो +5. खत्म. और नीचे इनका डिफरेंस, तो 3 - 3 0 हो गया है. तो और इधर -2 -2 -2 यानी -2 + 2 ये भी 0 हो गया. और 6 -5 यानी कि 11, 6 + 5 11 हो गया. ठीक है. इक्वल टू लैम्डा. इधर आते हैं है ना. अब इधर इक्वेशन कैसे बनाते थे, तरीका क्या था, वेक्टर आर
इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, 2 पॉइंट फॉर्म है ना। ठीक है, चलो पुटअप कर दें वैल्यूज। तो वेक्टर आर इक्वल टू ए, क्या है ए, वेर इज ए, ये रहा 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, तो 3 - 3 0 i कैप। फिर ये भी 0 आ गया था हमारा, उधर से भी चेक कर सकते हैं, 0 0 11 आया ना। डेटा कॉपी कर लो, 0 0 एंड 11 k कैप। ठीक है। और फिर ये 0 0 को हम चाहे तो हटा भी सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कैसे, वेक्टर आर इक्वल टू, ये तो कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे लेमडा टाइम्स 11 k कैप लिख दो बस। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट करेक्ट हैं। ये तो बन गई मेरी कार्टेशियन इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइनल। उसको लाइनल ले ही लेंगे हम शुरुआत में। अभी मैंने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्किप कर दिया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या हो जाएगा, हेयर द गिवन लाइन एल इज गिवन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इस तरीके से हम तो उसको लाइन एल ले ही लेंगे। और इसको ले लो, चाहे से नीचे वाले फॉर्मेट को ले लो, दोनों फॉर्मेट आर द करेक्ट, इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। तो हम ऐसे अलग अलग भी बना सकते हैं, हम चाहे तो बना के कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये बना दी मैंने, अगर मान लो मैंने ये बना दी तो इससे इधर कन्वर्ट भी तो कर सकता हूँ। क्या है इधर, 3 - 2 - 5 है, उसको इधर अरेंज कर दिया और नीचे वाले को आगे अरेंज कर दिया, 0 0 11 को आगे अरेंज कर दिया। और मान लो इधर वाली बना दी तो इधर बना सकता हूँ, कन्वर्जन भी कर सकते हैं, अलग बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। देखो पीछे आंसर मैच करो। इस वेक्टर इक्वेशन में नीचे वाली फॉर्मेट है, 0 0 हटा रखा है या लिख रखा है। हटा रखा है मतलब नीचे वाला फॉर्मेट है। अच्छा, वन मोर थिंग, इधर कार्टेशियन इक्वेशन में ये 0 से डिवाइड मत कर देना भाई, कबाड़ा हो जाएगा। 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी फॉर्म में इक्वेशन थोड़ा ना लिख सकते हैं, इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे नहीं कर सकते है ना। ऐसे नहीं कर सकते कि इसको काट के इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे नहीं। इक्वेशन का मतलब एक ऐसी चीज जो हमको उस इक्वेशन, उस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हो, जैसे ये डायरेक्शन नंबर्स हैं उसके, है ना। तो हमको इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है, 0 0 11, ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ के आना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट। सो दिस वाज जस्ट द रिवीजन ऑफ द यस्टरडेज टॉपिक ओनली। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज का, एंगल बिटवीन। जो इंपॉर्टेंट नए टॉपिक्स हैं, एंगल और दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, निकालना शुरू हो रहा है एंगल। चलो, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, पहला क्वेश्चन है एंगल निकालना है। तो ये लाइन की इक्वेशन, मैंने क्या कहा, अब लाइन की इक्वेशन देगा, वहां से डेटा डिराइव करके बाकी चीजें निकालनी। तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन की इक्वेशन बहुत बड़ी चीज होती है, वहां से उस लाइन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये लाइन 2 - 5 1 से तो पास हो रही है, और इसके डायरेक्शन 3 to 6 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन नंबर्स हैं, ये पता चल रहा है यहाँ से। अच्छा जी, तो जैसे ही आपके सामने लाइन आएगी, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हेयर द टू गिवन लाइंस आर L1 and L2 ले लेते हैं ना। हेयर द इक्वेशंस, इक्वेशन गिवन है ना हमको, द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस L1 and L2 आर गिवन एस, आर गिवन एस। तो ये हमको इक्वेशन गिवन है लाइन L1 की और लाइन L2। यही है, और पीछे क्या, यही, आर गिवन एस। तो लाइन L1 तो ये रही, एंड लाइन L2 ये रही। ठीक है, दिस इज द गिवन इक्वेशन। ये लाइन L1 की है और ये लाइन L2 की। जैसे इक्वेशन आ जाए तो वहां से, अब जैसे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो इसका एंगल भी अपन वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। फिर नीचे एंगल वापस निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो इसका एंगल भी अपन कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे। तो जैसे इक्वेशन हमारे सामने दिखाई दे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म है ना, तो वेक्टर फॉर्म के कंपोनेंट्स निकालेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ से भी क्या निकलेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो अब दो हैं तो A1 B1 और A2 B2, सो लगा के हम ये काम कर सकते हैं। सो यहाँ से वेक्टर A1, ठीक है, क्या निकलेगा बताओ, 2 i कैप
माइनस 5j कैप प्लस k कैप, राइट। एंड वेक्टर बी क्या निकलेगा, b1 क्या निकलेगा, वेक्टर b1 निकलेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही बड़ा मतलब वेटेज का क्वेश्चन आता है इन केस, तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर भी करेंगे। अभी तो हमने कंपेयर वाला काम लिखा नहीं, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, वी गेट ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। अभी तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ही लिखा है, वैसे मन में कंपेयर कर लिया, लिखा नहीं, प्रेजेंट नहीं किया मैंने। यहाँ से बताओ, सो यहाँ से A2B2, A2, बोलो A2 क्या, 7i कैप। अब जे का है, के है ना, बस ये हो जाती है डेटा रीड करने में। देखो वैसे देखने में ही पता चल रहा है कि इसकी साइज छोटी है, मतलब एक कंपोनेंट मिसिंग है ना। ठीक है, तो अब वही तो पिक करना है कौन सा मिसिंग है। तो बी वाला तो पूरा है, ए में 0k कैप, तो लिखो यहाँ पे 0j कैप, क्योंकि गलती से अगर यहाँ पे मैंने -6j कैप लिख दिया तो हो जाएगा ना कबाड़ा, फिर आगे हो जाएगा -6k कैप। एंड B2 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, चलो इसको भी कर देते हैं पैक। तो 4 कंपोनेंट्स आ गए। अब एंगल निकालने के लिए ध्यान से सुनना, इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है, नहीं है ना। एंगल इज ओनली कंसर्न विथ व्हाट, डायरेक्शन रेशियोस। तो उसके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल ही लाइंस के बीच का एंगल है, ये सीखा था। तो अब वेक्टर के बीच का एंगल हम कॉस थीटा या साइन थीटा दो तरीके से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा निकालने तो डॉट प्रोडक्ट करो, और साइन थीटा निकालो तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो क्यों हम ज्यादा लेंथी चीज करें, हम डॉट प्रोडक्ट ही कर देंगे, और उससे एंगल सेम निकलेगा, याद रखना। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करके साइन थीटा से एंगल निकालें, डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा से, तो उससे जो थीटा निकलेगा वो सेम निकलेगा। ओके ना। सो हम क्या करें, कॉस डॉट प्रोडक्ट से निकाल लें। सो नाउ एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। अच्छा, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ये बात अपने तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसको नहीं बतानी। उसके सामने तो डायरेक्ट फॉर्मूला प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, हम यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ा ना करने बैठे। तो एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय, और सीधे फॉर्मूला लिख देना है, इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू, या थीटा इक्वल टू से भी स्टार्ट कर, cos थीटा से स्टार्ट कर देते हैं। cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2। अब हमेशा कंफ्यूजन होता है, बार्स लगाऊं क्या करूं, तो एस सोचा करो, इसका डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी न्यूमेरिक आएगा, लेकिन वो न्यूमेरिक नेगेटिव भी आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी आ सकता है। दैट मीन्स एक बार लगेगा इसको पॉजिटिव करने के लिए। हम कितना भी याद रखें, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि कितने बार्स लगेंगे, तो वहां पे दिमाग लगाया करो। डॉट प्रोडक्ट यानी एक नंबर, नंबर यानी कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ, मैग्नीट्यूड होता तो फिर वो पॉजिटिव ही आता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ सकता है ना। तो ये वाले बार्स जो हैं ये क्या हैं, मॉडुलस के बार्स हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड है नीचे, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। दैट मीन्स बस ऊपर इस ये ब्लू वाले डंडे मॉडुलस के हैं, बाकी ये नीचे वाले मैग्नीट्यूड के हैं। चलो पुट करें वैल्यूज, दैट इज cos थीटा इक्वल टू, तो B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट चाहो तो पहले लिख लेना फिर कर देना, नहीं तो डायरेक्ट चलो लिख देते हैं, क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। डॉट प्रोडक्ट दूसरा क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसके ऊपर लगाओ आप मॉडुलस के डंडे, डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का सम का रूट। और B2 का कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डन। ठीक है, एम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, और 6 इंटू 2 12। ठीक है, और मॉडुलस एक बार के लिए लगा दो, वैसे तो कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव ही आ रहा है। नीचे आ जाते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, 13 और 36, यानी कि रूट रूट 49 है ना, ये 7 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इधर आओ, इधर क्या आएगा,
एक और चार पाँच और चार नौ। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सो चार और तीन सात, बारह और सात उन्नीस, और मॉडुलस उन्नीस यानी उन्नीस। नीचे आओ, रूट 49 यानी सेवन, रूट 9 इक्वल टू थ्री। तो सेवन थ्री या 21 यानी 19/21। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, आपको थीटा चाहिए। तो इम्प्लाइज थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स 19/21 इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2। चेक करो, एंगल बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2। ठीक है, समझ आया। तो इट्स अ वेरी इजी टास्क, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट माइंड में होने चाहिए। कैलकुलेशन मैंने पहले भी कहा कि इस चैप्टर में इजी आएगी। ठीक है, बस आपको वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बेस से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, कुल मिला के बात ये है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब रफली करो फटाफट से। तो मुझे पता है कि B1 ये है, B2 ये है, डॉट प्रोडक्ट करना है, रफली कर रहा हूं मैं, तो 1 इंटू 3 3। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 इंटू 3 3, -1 इंटू -5 +5, -2 इंटू -4 +8। मॉडुलस एक बार के लिए फॉर्मेलिटी के लिए लगाएंगे, वैसे तो पॉजिटिव ही आ रहा है। डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, -1 का स्क्वायर B1, -2 का स्क्वायर 4, रूट, इधर आओ, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 16। ठीक है जी, पाँच और तीन आठ और आठ 16, ये क्या हो गया √6, और ये क्या हो गया 25 और 16, 41 और 9 50। आगे बढ़ो तो 16 √6, और इसको लिख सकता हूँ 5 √2। ठीक है ना, 25 2 50 होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट। अब क्या, अब एक काम करो, √6 में से भी तो एक √2 और एक √3 है। तो √2 इंटू √2 2 हो गया, तो क्या बचा 16, √2 इंटू √2 2। ठीक है, फिर एक √3 बचा बचा, और एक 5 बचा। ठीक है, 2 से ये 8 टाइम्स गया, और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक काम और करो, रैशनलाइज, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं छोड़ते, मैथ्स के बड़े बुजुर्ग कह गए। कौन है मैथ्स के बड़े बुजुर्ग, जैसे कि पाइथागोरस, जैसे कि थेल्स, ये तो बड़े बुजुर्ग है मैथ्स के। ये क्या कह गए कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं छोड़ते, अपशगुन होता है। 8 इंटू √3, 8 √3, 3 3 जा 5 3 जा 15। ये कॉस थीटा आया था, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स। चेक करो इस फॉर्मेट में क्या आंसर। नीचे वाले में ही है, √3 छोड़ दिया उन्होंने नीचे, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी, तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है मैथमेटिकली। एनीवेज हम करके आएंगे, लेकिन है ना, इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू लाइंस। चले हम नीचे, वापस एंगल निकालना है, लेकिन अब क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म का ही, अगर लाइंस आपको, इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो आपको फॉर्मूला भी कार्टेशियन फॉर्म का ही लगाना है। ठीक है, और अगर वेक्टर में गिवन है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, लेट से आप कार्टेशियन फॉर्म वाला तरीका भूल गए, तो फिर आपके पास थोड़ा लेंदी टास्क है, लेकिन वो भी आप कर सकते हो। इसको पहले वेक्टर फॉर्म में बनाओ, इक्वेशन को कन्वर्ट भी तो करना आता है आपको कार्टेशियन से वेक्टर में। ठीक है, कैसे, जैसे 2 1 -3 तो हो जाएगा A1 वेक्टर, और 2 5 -3 हो जाएगा B1 वेक्टर। फिर इस तरीके से कन्वर्ट करो, और फिर ऊपर वाला प्रोसेस। लेकिन अभी अपन थोड़ा डायरेक्ट, मतलब इसको कार्टेशियन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करें। हेयर द कार्टेशियन equations of the two lines, equations of two lines L1 and L2 are given as। अच्छा, ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी, और ये चीज सही भी है कि हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन ज्यादा सही रहती है, देखा जाए ओ, वेक्टर इक्वेशन ज्यादा सही रहती है ना। ये जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बच्चे के माइंड में एक डाउट रहता है कि ये वेक्टर को इस चैप्टर में क्यों घुसा दिया। वेक्टर तो खत्म हो गया ना, इसको कार्टेशियन ही रहने देते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही रहने देते हैं। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है ना, तो आगे होके बच्चे ही कहते हैं कि सर वेक्टर इक्वेशन में ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट याद रखने ज्यादा आसान है, जैसे इक्वेशन भी याद रखनी ज्यादा आसान है, एंगल का फॉर्मूला भी रखना ज्यादा आसान है, बजाय कि कार्टेशियन के। ठीक है, और ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी कहीं ना कहीं। सो दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L1, एंड दिस इज लाइन L2। ये लिख देंगे पहले हम। अब
क्योंकि हमको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो हमको इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने हैं। जैसे पहले वेक्टर कंपोनेंट्स निकाले A1 B1 A2 B2, अब इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना जरूरी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जिसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1 हो, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 1, जेड का 1, इधर भी 1 1 1। दूसरी चीज, एक्स वाई जेड के आगे माइनस साइन नजर आना चाहिए। तो इस इधर तो नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, फिर इधर नहीं आ रहा, फिर इधर नजर आ रहा है, फिर इधर। तो पहला काम क्या है, आप इक्वेशन पहले तो गिवन इक्वेशन लिखोगे, फिर उसको कन्वर्ट करोगे। तो मैं कन्वर्ट इसी में कर देता हूँ। तो कहाँ कहाँ कन्वर्ट करना है? इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर करना है। तो इसको +3 को क्या लिखूंगा? -(-3). जेड के आगे माइनस साइन आ गया, और इधर -(-2). एक्स के आगे माइनस साइन आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। अब यहाँ से हम इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, सो कार्टेशियन कंपोनेंट्स आर, इधर के कार्टेशियन कंपोनेंट्स क्या होंगे? x1 y1 z1 a1 b1 c1। इधर x2 y2 z2 a2 b2 c2। मेरे डायरेक्शन नंबर्स को ABC से, और जिस पॉइंट से वो पास करती है उसको XYZ से डिनोट कराते हैं, हम x1 y1 z1 से डिनोट कराते हैं। चलो जी, सो x1 2 हो गया, माइनस साइन को इग्नोर करना, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? x - x1। तो x1 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, y1 बोलो 1, z1 बोलो -3। ठीक है, फिर लगे हाथ बोलो A1, या इधर लिख देता हूँ A1, A1 बोलो 2, B1 बोलो 5, C1 बोलो -3। ठीक है, डन। इधर आओ, एंड इधर से x2 y2 z2। तो x2 बोलो -2, प्लस था ना तो ब्रेक कर दिया मैंने उसको, -2 +4 +5। और A2 बोलो -1, B2 बोलो 8, और C2 बोलो 4। डन। ठीक है, अब जैसे वहां पे वेक्टर A1 A2 काम का नहीं था, वैसे यहाँ पे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 काम के नहीं है, क्योंकि हमको केवल और केवल इनसे काम लेना है, क्योंकि हमको एंगल निकालना है। एंगल का काम केवल डायरेक्शन से रहता है। ठीक है, पर से काट मत आना कि भैया तेरा काम नहीं है। ठीक है, नहीं, हमको हमने मन में काट देना है कि हमने लिख तो दिया, बट इसका कोई लेना देना नहीं है। अगेन मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, नहीं तो आपको जब लेंथी क्वेश्चन हो तो एग्जाम में कंपेयर करके लिखना है कि कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज x - x1/a1 इक्वल टू y, वी गेट x1 इक्वल टू दिस, a1 इक्वल टू दिस, ऐसे कंपेयर करके लिखना है। हो जाएगा। चलिए जी, अब क्या करें? एंगल निकाल लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। नो, एंगल बिटवीन lines L1 and L2 is given by lines L1 and L2 is given by, बोलो याद है फॉर्मूला? बताओ, कार्टेशियन फॉर्मूला। इक्वल टू, वही लगेगा लेकिन हम कार्टेशियन फॉर्म में लगेगा। तो A1 A2 +B1 B2, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन आप इसकी फॉर्म कार्टेशियन वाली लिखेंगे ना, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखेंगे। और मॉडुलस, मॉडुलस भी लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव ना आ जाए, डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। पहले हम मैग्नीट्यूड लिखते थे, मैग्नीट्यूड B1 लिखते थे, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप खुद यहाँ पे नोटिस करो कि देखो, आपको कार्टेशियन फार्मूला याद करने में थोड़ा टाइम लगा, वेक्टर फार्मूला जल्दी से याद था आपको। ठीक है, तो 2 × -1 यानी कि -2, देन 5 × 8 = 40, एंड -3 × 4 इज -12 का मॉडुलस भी लगाएंगे। वैसे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, बट फिर भी। देन नीचे आ जाओ, तो A1 का स्क्वायर यानी 4 +25 +9 का रूट। इधर आओ, A2 का स्क्वायर यानी -1 का 1, 64 एंड 16 इज इक्वल टू, तो 12 और 2 14, 14 40 में 14 गए तो 26, 26 पॉजिटिव ही आ रहा है मॉडुलस ला हटाने के बाद भी। इसको करो बच्चे सुनो, 34, 34 4 38, √38। इसको करो 64 एंड 16 80, 81, √81। आगे बढ़ो, सो 26, √38 को तो सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा। 19 × 2, बस तो फिर दैट्स इट, यही आंसर होना चाहिए। चेक करो।
यही है। हम्म। यही है। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 9 रूट 38 इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन, इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड, ठीक है चले। तो एंगल का कॉन्सेप्ट खत्म। चले, अब एंगल के भी इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट, हमेशा जहां पर भी एंगल छुपा हुआ है ना, वहां पे परपेंडिकुलर और पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन शायद उसी से रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। पी की ऐसी वैल्यू निकालो ताकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, और फिर नीचे वाला क्वेश्चन है शो करो कि लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो देखा जाए तो ये भी अभी एंगल के कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा अगर वो, तो फिर क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री कब आता है, जीरो पे। ठीक है, तो यानी कि कॉस थीटा जीरो आएगा, कॉस थीटा जीरो आएगा तभी तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो यानी कि कॉस थीटा जीरो आएगा, यानी कि अपन जो अभी लिख रहे हैं ना, कॉस थीटा इक्वल टू जो भी तामझाम RHS में लिख रहे हैं B1 डॉट B2, वो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, और इन शॉर्ट बात करूं तो B1 डॉट B2 जीरो आना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट जीरो आएगा तो डिनोमिनेटर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे चीज का निचोड़ ये है कि B1 डॉट B2 दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही है। ओके, चले। अब पहली बार इस एक्सरसाइज में कार्टेशियन इक्वेशन बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से दिख रही है आपको, चेक करो। लाइंस की शक्ल तो देखो एक बार, 1 - x, ऐसी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या, x - 1 रहता तो फिर भी ठीक रहता। अच्छा 7y, y का कोएफिशिएंट ही बदल दिया 7, y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। और इधर चलो z तो ठीक है ना, फिर इधर भी कुछ अजीब है। तो पहला काम है कार्टेशियन, ये काम आपको वेक्टर इक्वेशन में नहीं करना होता, इसलिए वेक्टर इक्वेशन अगेन ज्यादा प्रेफरेबल है। वेक्टर इक्वेशन जैसी है ऐसे कैसे यूज कर लो, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही यूज होगी, नहीं तो हम गलत कर देंगे, मतलब आंसर ही गलत आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि देखो यहां से हम इसकी वैल्यू 14 ले सकते थे, है ना, जो कि गलत हो जाता। ये y2 ले लूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं y2 है ही नहीं, ये y2 तब है जब इधर y है, इधर तो 7y है। तो 7 कॉमन लूंगा तो ये 2 ही बचेगा, तो लेनी 2 थी, मैंने 14 ले ली। समझ गए। सो कार्टेशियन इक्वेशन थोड़ी सी डेंजरस है देखा जाए तो, है ना, ध्यान से करना। हम्म। चलो एनीवेज आओ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी आपको दो जगह दिख रहा है, ये पी ये पी। इन दोनों पी की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू फिट करूं कि इन दोनों लाइंस का बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, यही कह रहा है यहाँ पे। पहले तो अपन इक्वेशन लिख देते हैं और फिर इक्वेशन को कन्वर्ट करके भी लिखेंगे। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ऑफ टू लाइंस L1 and L2 are given as, so this is line L1, फाइन। ठीक है, जिसको कन्वर्ट करके लिख दूं मैं, तो कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट आपको क्या बनाना है, 1। अभी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 से डिवाइड करा दूं ऊपर नीचे, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, इम्प्लाइज। ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने पहले वाले फ्रैक्शन में -1 से डिवाइड करा दिया ऊपर नीचे, तो ये तो 1 - x का क्या बन गया, x - 1, और नीचे 3 क्या बन गया, -3। -1 से डिवाइड करा दिए, इक्वल टू दूसरे वाले में भी y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, अभी क्या है 7, तो 7 से डिवाइड करा दूं ऊपर नीचे, तो y - 2, और नीचे 2p को भी 7 से डिवाइड कराएंगे तो 2p/7। समझ आया, आगे बढ़ो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो z का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। तो इस तरीके से चेंजेस करने हैं, पहला काम ये करना है कार्टेशियन इक्वेशन से। चलो लाइन L2 को भी शक्ल देख लेते हैं इसकी भी थोड़ी सी। लाइन L2, ठीक है, तो x वाली चीज तो सही नहीं है, देखो ध्यान से, -7 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा x, और -7 से डिवाइड कराएंगे तो -1, क्योंकि 7 से 7 1, और प्लस का माइनस, -7 से नीचे भी डिवाइड कराएंगे तो -3p/7। डन।
3p है ना, इक्वल टू, इधर छेड़ने की जरूरत नहीं है, y -5 डिवाइडेड बाय 1, लेकिन फिर इधर -1 से डिवाइड कराना है, तो z -6 डिवाइडेड बाय -5। तो अब इन दोनों इक्वेशन को भूल जाओ, अब ये दोनों है हमारी नई इक्वेशंस। ओके, और क्योंकि एंगल का काम है तो केवल नीचे वाले लोगों का काम है, ऊपर वाले लोगों का कोई काम है ही नहीं। तो मैं यहां से क्या निकाल लूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म गिवन है ना। नहीं तो फिर अगर वेक्टर फॉर्म होती तो वेक्टर b1 वेक्टर b2 कहता उसको, ठीक है। सो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, और चाहो तो आप x1 y1 z1 x2 y2 z2 भी निकाल के छोड़ के आ सकते हो, बट उसका कोई रोल है नहीं, पहले ही पकड़ लिया करो कि एंगल निकालना है, ठीक है। तो a1 b1 c1 क्या है बोलो, -3, आगे 2p/7, आगे 2, इधर a2 b2 c2 क्या होंगे, -3p/7, फिर 1, फिर -5। हो गया काम। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो नाउ इट इज गिवन दैट, व्हाट इट इज गिवन, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, ये गिवन है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्ट हमने नोट्स में भी लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं, सो करके। अगर ये गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम सीधे ही लिख सकते हैं, सो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 हैज टू बी इक्वल टू 0, सीधे लिख सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। a1 a2 करो, b1 b2 करो, वहां से p की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -3, दैट इज -3 गुणा a2 क्या है, -3p/7, ये a1 a2 हो गया, प्लस b1 क्या है, 2p/7, एंड b2 क्या है 1, प्लस c1 क्या है 2, एंड c2 क्या है -5, दैट हैज टू बी इक्वल टू 0, इम्प्लाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, -9, नहीं +9p, 9p/7, ये क्या हो जाएगा 2p/7, और वो क्या हो जाएगा -10, -10 को उधर भेज दूं तो +10। ठीक है, आगे बढ़ो, इधर कर देते हैं, इम्प्लाइज, हाँ जी, 9p + 2p, 11p/7 इक्वल टू 10। तो यहाँ से p की वैल्यू 7 × 10, 70/11, इस तरीके का वैल्यू, चेक करो, इस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p टू मेक टू लाइन्स परपेंडिकुलर। तो लाइन्स को परपेंडिकुलर करने के लिए p की वैल्यू 70/11, 70/11 लिखना जरूरी है, और आप क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू 70/11 लिखो, यहाँ पर भी 70/11, मतलब इन दोनों में, इन गिवन में नहीं, जो कन्वर्ट करिए मैंने करके, और फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके देखो, 0 आएगा। ठीक है, 13th वाला एग्जैक्टली द सेम, फटाफट खत्म करो, अब प्रूव करना है आपको, या तो p की वैल्यू निकालनी थी, और वहां पे अब आपको क्या करना है, जस्ट प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो मैं वही दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखूंगा, अगेन कार्टेशियन गिवन है, और अब की बार तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमको चाहिए उसी फॉर्म में गिवन है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 है, इधर भी 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। और ऊपर के पॉइंट्स तो पता वैसे भी नहीं करने, पता करने होते तो देखो, इधर 5 कॉमा, ये क्या बनता -2, और इधर 0, ठीक है ना, और इधर 0 0 0, इधर ओरिजिन है एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन पता करना ही नहीं है ना, तो नीचे वाले पॉइंट्स को पकड़ लूं, तो पकड़ लिया मैंने। सो इट इज a1, इट इज b1, इट इज c1, अभी जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स लिखे वो वही लिख देंगे हम, देन a2, देन b2, एंड देन दिस इज c2। और अब आपको a1 ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो आप पहले करके देखेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। करके देखता हूं मैं, नाउ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 करके देखते हैं क्या आता है। सो a1 a2 यानी 7 × 1, एंड देन +-5 × 2, देन 1 × 3, ये करके देखना है आपको। तो 7 - 10 +3, 7 + 3 10 - 10, 0 आ गया, ठीक है। सो क्या लिख दूंगा, हेयर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, हेंस हेंस लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, और प्रूव करना था तो नीचे लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, डन, वेरी इजी। 14th वन, अब आ जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुके हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच के आपको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कार्टेशियन फॉर्म गिवन है दोनों, ये कार्टेशियन, ये वेक्टर फॉर्म गिवन है, और ये कार्टेशियन फॉर्म गिवन है।
अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है तो B1 B2 A1 A2 सबका ही लेना देना है, कोई भी चीज यहां से बच के नहीं जा सकती। अब तक अपन A1 A2 को नजरअंदाज कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। Here the vector equations of two lines are given as equations of two lines are, टू लाइन्स भी बता दो, L1 L2, L1 and L2 are given as, so this is line L1 and this is line L2, done, line L1 and line L2, fine, ओके। अब अब हम क्या करेंगे, वही A1 A2 B1 B2, सो कंपेयर करके यहां से A1 वेक्टर निकाला, बोलो क्या निकला, आई कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, एंड B1 वेक्टर निकाला, इसका डायरेक्शन वेक्टर लैम्डा के अंदर जो छुपा हुआ है, आई कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, ओके। यहां से भी A2 वेक्टर निकाला, तो क्या निकला, 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, एंड यहां से भी इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाला, तो क्या निकला, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, फाइन। निकल गए चारों कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स। अब चारों का लेना देना या तो, अब वैसे यहां से आगे बढ़ने के लिए काम आपको और करना चाहिए, क्या इसने डिक्लेयर नहीं किया आगे, ओके, कि ये लाइंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा तीन लाइंस के बीच में हो सकती है, इंटरसेक्टिंग, स्क्यू या पैरेलल। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी दी हुई लाइंस इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है या पैरेलल है, बताओ, आपको क्या पता है कैसी लाइंस है। क्यों, पैरेलल लाइंस के बीच का फॉर्मूला भी तो सीखा है, और लाइंस इंटरसेक्ट भी तो हो सकती है, हमको क्या पता, ठीक है। तो हम केवल ये चेक करेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर वो स्क्यू है। क्यों सर, वो इंटरसेक्टिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्टिंग होती तो फिर इन दोनों का डिस्टेंस जीरो आता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आता, जीरो। तो हम ऐसे कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पर डिस्टेंस निकालते टाइम अगर डिस्टेंस जीरो निकल गया तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग। समझ आया, तरीका समझ आया। चेक क्या करना है कि पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है तो ठीक है भाई, वेल एंड गुड, पैरेलल है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पैरेलल नहीं है तो फिर हम स्क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्यू वाला। स्क्यू वाला फॉर्मूला लगाते टाइम अगर कुछ डिस्टेंस आ गया, कुछ भी डिस्टेंस आ गया, दैट मीन हाँ स्क्यू ही थी वो, लेकिन अगर डिस्टेंस जीरो आ गया तो फिर वो स्क्यू भी नहीं थी, फिर हम डिक्लेयर क्या करेंगे कि लाइन से इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। जिसके चांसेस बड़े कम है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन दे दे आपको, इसके चांसेस बड़े कम है, वो स्क्यू की या पैरेलल। तो अब ये चेक करके बताओ कि पैरेलल है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं कि पैरेलल है या नहीं है, B1 और B2 डायरेक्शन वेक्टर्स प्रोपोर्शनल या इक्वल होने चाहिए। तो प्रोपोर्शनल या इक्वल है क्या, चेक करो, नहीं है, 1/2 -1/1 और 1/2, तीनों रेशियो अलग अलग है, और पहला तीसरा रेशियो तो मैच कर रहा है लेकिन बीच वाला नहीं कर रहा ना, तीनों मैच करने चाहिए, सो दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। सो मैं यहाँ पे ये चीज लिखना भी पड़ेगा आपको, हेयर हेयर वेक्टर B1 कैन नॉट बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B2, लैम्डा टाइम्स B2 नहीं लिख सकते ना हम। सो सो द गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस, द गिवन लाइंस L1 एंड L2 आर स्क्यू। हम इंटरसेक्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, पैरेलल नहीं है तो फिर वो स्क्यू है, एक ही बात है, ठीक है। तो अब अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे नाउ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अच्छा अगर उसने क्लियर कर दिया लाइंस क्या कि स्क्यू पैरेलल वर्ड लगा दिया तो फिर अपने को ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, shortest distance between two skew lines is given by formula, is given by, अब formula बता दें हम,
बता दें फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। बोलो, आप बताओगे फॉर्मूला तो डी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, बोलो, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो कार्टेशियन में आता है, अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात करो ना। हम्म। इनटू, व्हाट इज इनटू, वेक्टर में क्या इनटू होता है कुछ, डॉट या क्रॉस होता है, क्रॉस आगे। हम्म। आप बोलो, किसमें माइनस है। फॉर्मूला इज A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। दिस इज द गिवन फार्मूला। ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम फाइनली इसका, तो डॉट प्रोडक्ट अगेन नेगेटिव आ सकता है, इसलिए ये मॉड्यूलर साइन भी हमने लगा दिया, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये इंग्रेडिएंट्स हैं इस फॉर्मूला के, तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए होगा, A2 - A1 चाहिए होगा, और B1 क्रॉस B2 भी चाहिए होगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स, ये सामग्री हम पहले ही निकाल के रखें तो अच्छा है। ठीक है। क्यों, जैसे अपने को मान लो वो बनानी है, क्या कहते हैं, बटर पनीर बनाना है, तो बटर पनीर के इंग्रेडिएंट्स हम पहले करके रखेंगे, जैसे प्याज छील के रखना है, या बटर भिगो के रखना है, या एनीथिंग जो भी होता है ना, वो सब हम पहले करके रखेंगे ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि कढ़ाई चढ़ा दी और उसी के अंदर प्याज छील रहे हैं, तो अभी मैं B1 क्रॉस B2 उसी के अंदर करने लग जाऊं, तो वो थोड़ा सा एक्टिक हो जाता है, फिर उसी के अंदर प्याज छीलना, है ना। छिले छिलाए पड़े हो, बस कढ़ाई में डालने का काम हो, तो ये तो वो कढ़ाई है, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले रेडी रखो, फिर इसमें डाल दो बस, एज इट इज। ठीक है। सो A1, A2 - A1 कर देता हूँ पहले, मैं यहीं कर देता हूँ, A2 - A1 तो यहीं हो जाएगा। सो A2 - A1, ये वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, माइनस करो, 2 - 1 यानी सिंगल आई कैप, -1 - 2 यानी -3 जे कैप, और -1 - 1 यानी -2 के कैप। ये तो A2 - A1 हो गया। और B1 क्रॉस B2 के लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, डिटर्मिनेंट बनाना होगा मतलब, तो B1 क्रॉस B2 ये निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, आई जे के लिखो पहले तो ऊपर, आई जे के, और इनके कंपोनेंट्स लिखो नीचे, 1 - 1 1 2 1 2। चलो सॉल्व करेंगे। सो -1 × 2 -2, -1 -3 i कैप, आगे बढ़ो, फिर ये गया ये गया, तो 2 - 2 जीरो, जीरो हो गया है तो, है ना, जीरो जगह वैसे उसका साइन भी बदलता है, लेकिन जीरो है तो रहने दो। फिर ये गया ये गया, तो 1 -2 यानी 1 + 2 यानी 3 k कैप। ठीक है। एक सामग्री है मिल गई, एक सामग्री लेगा, बस कढ़ाई में डालने का काम है, डाल दें। ठीक है। तो A2 - A1 इज लाइक आई कैप, -3 j कैप, -2 k कैप। डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 इज लाइक, ये -3 था क्या, पक्का। -3 i कैप, 0 j कैप, +3 k कैप। ठीक है। फिर एक मॉडुलस का साइन भी, बिकॉज कहीं ये नेगेटिव ना आ जाए, और डिवाइडेड बाय फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड भी लगे यार, ये सामग्री भी यहीं तैयार कर दो ना। एक सामग्री रह गई, हल्दी डालना भूल गए हम, है ना, तो उसको भी यहीं कर दो। क्या, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यानी ये जो वेक्टर निकला इसका मैग्नीट्यूड, तो -3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 3 का 9। ठीक है। तो √18, √18 इज 3√2, 2 × 9, 3√2, है ना, 3√2 यूनिट्स हो जाएगा ये। ठीक है। सो 3√2 लिख दूं मैं यहाँ पे, डन। चलो अब डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर मॉडुलस करना है, तो 1 × -3 इज -3, -3 × 0 0, एंड -2 × 3 इज -6, बट इसका मॉडुलस करेंगे अभी, 3√2 नीचे है ही सही, तो -3 -6 -9, मॉडुलस करने के बाद +9, डिवाइड बाय 3√2, तो 3 से 3 गया, तो आंसर इज 3/√2, और अगर रैशनलाइज कर दें तो 3√2/2 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चेक करो, तो रैशनलाइज किया है या डायरेक्ट लिखा है, रैशनलाइज किया है ना, बड़े बुजुर्गों की बात इस बार मान ली, 3√2/2 यूनिट्स। चलें सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके।
अब आपको वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस की मैंने उसकी निकालनी है। और कार्टेशियन फॉर्म देखो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। आ गई तो ठीक है, अब उसमें चेक भी करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। और फिर उसमें ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला फिर भी याद हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला इसी को कन्वर्ट करते हैं वैसे तो, लेकिन एकदम से क्लिक नहीं करता। तो और कुछ नहीं, आप कर तो देते हो लेकिन टाइम तो वो लेता ही है। ठीक है चलो एनीवेज, तो प्रैक्टिस तो उसकी भी करनी है, आ जाता है तो एग्जाम में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो पहला काम तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं वो चेक करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, एक्स वाई जेड तीनों का कोएफिशिएंट 1 1 1 ही दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो हेयर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर गिवन एज। वो हैंग हो गया फिर। हेयर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस L1 and L2 are given as। सो ये लाइन L1 एंड ये लाइन L2। और इस बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहां के कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालें, कितने निकलेंगे पता है? 12। 6 इधर से, 6 इधर से, x1 y1 z1 a1 b1 c1, 6 इधर से और 6 इधर से, 12 कंपोनेंट्स। पिछली बार भी निकाले थे एंगल के लिए, और उसमें से 6 तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन इस बार काम के हैं। ठीक है सो निकालते हैं हम A1, नहीं पहले x1 तो, लेकिन इसको उस फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, माइनस वन। तो दो स्टेप में लिखना आप, ये काम है ना। पहले तो उसने क्या दे रखी है वो लिखना, फिर हमने क्या चेंजेस किए वो लिखना, ठीक है। -(-1) उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। सो x1 हो गया -1, y1 हो गया वो भी -1, और z1 भी -1। अच्छा -1 से पास हो रही है ये। एंड साथ में A1 हो गया 7, B1 -6, C1 1। अगर ऊपर एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1 है तो नीचे के तो बस कॉपी पेस्ट करने हैं, राइट। x2 y2 z2, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों के कॉपी पेस्ट करने हैं। तो x2 बोलो -3 है, -3 है, +3 है ना। y क्या है, y2 क्या है 5, एंड z2 क्या है 7। माइनस को तो इग्नोर करना है ना, उसके बाद जो नंबर बचा हुआ है वो। ठीक है, A2 1 कॉपी पेस्ट, B2 -2 कॉपी पेस्ट, एंड C2 1। ठीक है। अब कढ़ाई चढ़ाने से पहले अगेन कंपोनेंट्स तैयार करने हैं। तो x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, ये तीन कंपोनेंट्स तैयार कर देते हैं। और फिर डिटरमिनेंट में उसको सीधे पुटअप करने वाला काम है ना। ठीक है, यहाँ कर देता हूं मैं नाउ। x2 - x1, y2 - y1, x2 - x1, y2 - y1, z2 करना तो वही होता है जो वेक्टर में किया, बस उसकी शक्ल चेंज करके लिखना होता है। करो, 3 - -1 = 4, 5 - -1 = 6, 7 - -1 = 8, ये 4 6 8 आ गया। चलिए तो अब नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय। इस बार भी हमने वो चेक नहीं किया, चेक करना है। वैसे तो नहीं है, देखो 7 और 1 का रेशियो, -6 और -2 का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। लेकिन पिछली बार जैसे हमने शो किया था, इस बार भी शो करना है। कैसे? हेयर हेयर 7, या फिर ऐसे लिख दो सीधे ही, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C। तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, अगर दो सेम आ रहे हैं तो सेम लिख देना पहले। जैसे मान लो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इन दोनों को पहले लिख देना, A1/A2 इक्वल टू C1/C2 बट नॉट इक्वल टू B1/B2। उस केस में भी वो पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि तीनों ही सेम होने चाहिए, है ना। वो वाला स्टेप यहाँ पे हमने पहले स्किप कर दिया है, लेकिन आपको नहीं करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स L1 and L2 is given by। बोलो 60 फॉर्मूला, D इक्वल टू, हाँ वही वाला,
मॉडुलस या डिटरमिनेंट, उसके बाद मॉडुलस भी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट x2 माइनस x1 आगे, y2 माइनस y1 आगे, z2 माइनस z1 नीचे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये तो हुआ डिटरमिनेंट, और ये हुआ वो डिटरमिनेंट नेगेटिव ही आ सकता है, तो मॉडुलस पॉजिटिव करने के लिए डिवाइडेड बाय। अच्छा, याद है आपको? वैसे तो आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए होता है आपको, है ना? तो क्या लिख सकते हो? हम्म, किसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे लिखोगे? लेकिन आपको लिखना तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही पड़ेगा, है ना? तो देखो कैसे फटाफट से अपन पता कर लेंगे कि नीचे क्या वो बड़ा सारा एक्सप्रेशन है क्या है। यहाँ पे हम फटाफट कर देंगे ना, देखो b1c2 माइनस b2c1, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो ऊपर अरेंज किया है अपन, है ना? तो b1c2 माइनस b2c1 आगे का स्क्वायर, का स्क्वायर प्लस, अब a1c2 माइनस a2c1 का स्क्वायर होगा। a1c2, लेकिन साइन भी तो चेंज करते हैं। इसमें चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट एक्चुअली आपको उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते टाइम आप बीच वाले का तो साइन चेंज करोगे ना। तो a1c2 माइनस a2c1 ना करके a2c1 माइनस a1c2 कर देते हैं, तो उसमें साइन चेंज हो गया। और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर सेम आएगा, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, प्लस फिर ये गया तो a1b2 माइनस a2b1। तो कितना बेकार सा फॉर्मूला है ये, कार्टेशियन फॉर्म वाला, इससे अच्छा वेक्टर वाला था। ठीक है, चलो नाउ लेट्स पुट, ये सारी सामग्री तैयार हो गई है, अब बस कढ़ाई में डालनी है। इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 क्या है, 4 6 8, फिर a1 b1 c1 7 माइनस 6 1, फिर 1 - 2 1। ठीक है, इसके ऊपर फिर अगेन मॉडुलस। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय। ठीक है, सो करो b1c2 यानी -6 इंटू 1 -6, और फिर ये -2, तो -6 + 2 -4, -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये -4 का स्क्वायर ही लिखो, बताता हूँ क्यों। प्लस आगे बढ़ो, ये गया तो 7, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ ना, मैं 1 - 7 कर रहा हूँ, तो 1 - 7 यानी -6 का स्क्वायर। साइन चेंज करके कर रहा हूँ ना बेटा, है ना? माइनस से मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, तो मैं 1 × 1 -7 × 1 कर रहा हूँ, प्लस ये गया तो -14 माइनस +6, तो -14 + 6 करो -8 का स्क्वायर। अब मैंने ये -4 -6 -8 इसलिए किया है क्योंकि अब ऊपर वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बस -4 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है, -6 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है, -8 को 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हो बताओ? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 4 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो उसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। अभी मैं डायरेक्ट 16 लिख देता तो फिर वापस करता। ठीक है, सो ये स्मार्ट टेक्निक्स यूज करती हैं जहां से भी हमारा थोड़ा सा भी टाइम सेव हो। तो -4 × 4 -16, स्क्वायर क्यों, ऊपर थोड़ा ना स्क्वायर होगा, ऊपर तो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं जस्ट। प्लस -6 × 6 अगेन -36, प्लस फिर -8 × 8 अगेन माइनस का 64। अब इसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, डिवाइडेड बाय, अब नीचे कर दो उसको सॉल्व, तो 16 और 36, 16 36 64, इसको जोड़ना है, रूट करना है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं, ऊपर कर लेता हूँ, चलो है थोड़ी सी स्पेस, करो। तो अच्छा सेम आया देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नेगेटिव आया नीचे पॉजिटिव, तो ऐसा भी आ सकता है। चलो करो, तो एक बार जोड़ लो, ऊपर नेगेटिव में लिख देना, नीचे पॉजिटिव में लिख देना। 36 और 64 कितने होते हैं? 100 होते हैं, तो 116 हो गया, लेकिन नेगेटिव 116 हो गया। नेगेटिव 116 का भी मॉडुलस किया तो पॉजिटिव 116 हो गया। ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव 116 हो गया, लेकिन नीचे रूट 116 है, नीचे 116 नहीं है, नीचे रूट 100, तो कटने के बाद रूट 116 बचेगा। और 116 को फिर और करो फैक्टराइज,
तो 2 से काटेंगे तो 58, फिर 2 से कट जाएगा 29, तो 2 इंटू 2 इंटू 29, यानी 2√29 यूनिट्स। चेक करो, 2√29 यूनिट्स। ठीक है, समझ आया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब तो बचे हुए 2 क्वेश्चंस सेम वही वेक्टर के आ रहे हैं, और एक एक तो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, दोनों ही वेक्टर फॉर्म में। चलो डिलीट करो, फटाफट खत्म कर देते हैं उसको भी, ताकि मुद्दा खत्म हो। 2 ही क्वेश्चंस बचते हैं ना। ये और भी है। ठीक है, एक काम करो, 16th को तो आप एज होमवर्क भी कर सकते हो, 17th करो। 17th में थोड़ा सा पंगा ये है कि आपको वेक्टर इक्वेशन बड़े अजीबोगरीब तरीके से दे रखी है। वो अजीबोगरीब तरीका बताऊं क्या है? देखो, ये वेक्टर ए और बी अलग अलग होता है, इसने मर्ज करके आई कैप का कंपोनेंट एक, मर्ज करके जे कैप का कंपोनेंट एक, और इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको सीधा करना पड़ेगा, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फिर तो सेम है कि नहीं, है बताओ। तो फटाफट से, मतलब इसके स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस के स्टेप्स लिख लिए, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होंगे, इसके कैलकुलेशन पार्ट करते हैं अपन। तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको सीधा करके लिखूंगा। तो इस वाले वेक्टर को सीधा करके लिखो पहले तो, मतलब इस वाली लाइन L1 को सीधा करके लिखो। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे। ऐसे चलो मल्टीप्लाई कर दो आप तो अलग अलग, 1 इंटू आई कैप माइनस टी आई कैप। ओके, फिर इधर करो। सो ये क्या हो जाएगा, टी जे कैप -2 जे कैप। फिर आगे बढ़ो, +3 के कैप, और फिर आगे क्या आएगा, -2 के कैप, 2 टी के कैप, 2 टी के कैप। अब इसमें से क्या करना है, इक्वल टू वापस आ जाओ। इसमें से हमको क्या करना है, जो अपने को लैम्डा मिलता था वो यहाँ पे टी है, जो अपने को लैम्डा मिलता था स्केलर वो यहाँ पे टी है। तो टी 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 वाले कंपोनेंट्स अपने को क्या करने हैं, अलग अलग। तो टी वाले कंपोनेंट्स ये रहा, ये रहा, और ये रहा। तो इन तीनों को अलग लिखना है, बाकी को अलग। तो बचा क्या, जो विथआउट टी वाले कंपोनेंट से वो कौन से बच गए, आई कैप, फिर -2 जे कैप, और फिर +3 के कैप। ये तो आ गया मेरा A1 वेक्टर। ठीक है, प्लस, अब लैम्डा की जगह लगा दिया टी। अब टी वाले कंपोनेंट्स क्या बचा, -आई कैप, फिर +जे कैप, टी हटाया ना यहाँ से, क्या बचा, +जे कैप, और फिर यहाँ पे टी हटाया तो क्या बचा, -2 के कैप। फाइन। इसी तरीके से अब सेकेंड इक्वेशन, इसी तरीके से लाइन L1 एंड लाइन L2 है। ये तो आर वेक्टर, पहले वही मल्टीप्लाई करो, तो S इंटू आई कैप, अब यहाँ पे S है, जो वहां पे टी है वो यहाँ पे S है, 1 इंटू आई कैप यानी आई कैप। फिर आ जाओ 2S, 2S जे कैप, ठीक है, देन -जे कैप। फिर आ जाओ -2S के कैप, और फिर ये हो जाएगा -के कैप। फाइन। अगेन इसमें से करें अलग अलग, तो विथआउट एस वाले कौन से हैं, 1 2 3। तो बचा हुआ बताओ आई कैप, फिर बताओ -जे कैप, एंड देन -के कैप। ठीक है, प्लस एस अलग करो, और क्या बचा, आई कैप बचा अगेन यहाँ भी, और यहाँ पे एस गया तो +2 जे कैप बचा। ओके, जो लेमडा और म्यू मिलते थे अभी वो आर टी और एस है। ठीक है, और लास्ट में बताओ क्या बचा, एस गया तो -2 के कैप। ठीक है, तो ये अनसोल्ड है, एक्चुअली वो सोल्ड है, लेकिन पहली बार सोल्ड चीज बुरी लग रही है, अनसोल्ड चीज थोड़ी सी अच्छी लग रही है। ठीक है, क्लियर है, उससे वो कह भैया तू अनसोल्ड ही दे दिया अगर हमको। सो दिस इज माई लाइन L1 एंड दिस इज माई लाइन L2। अब आगे का काम तो मुश्किल नहीं है, और वेक्टर फॉर्म में अलग है आपके पास, तो क्या फटाफट से क्रॉस प्रोडक्ट। पहले तो A2 - A1, ये तो गया मेरे वेक्टर A1, ये वाला वेक्टर A1, ये वाला वेक्टर B1, ये वाला वेक्टर A2, और ये वाला वेक्टर B2। ठीक है, चलो फटाफट से करो। A2 - A1 कर दो पहले तो, यहाँ कर देता हूँ A2 - A1 वेक्टर कर दूं। सो 1 - 1 0 हो गया, तो 0 आई कैप, फिर -1 -2 यानी +2, यानी -1 +2 यानी प्लस सिंगल जे कैप, देन बोलो -1 -3 यानी -4 के कैप। एक सामग्री तैयार, और इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 करना है। तो B1 क्रॉस B2 करो। तो B1 क्रॉस B2 के लिए करो डिटर्मिनेंट अरेंज, आई जे के -1 1
-2, आगे बोलो 1 2 -2, ठीक है, इक्वल टू, करो सॉल्व आगे। सो दिस ये गया तो 1 -2 माइनस -4, ये -4 होगा तो -2 + 4 हो जाएगा, -2 + 4 इज 2, 2 y कैप। आगे बोलो, ये गया तो -2 नहीं +2 -2 +2 + 2 4, लेकिन साइन भी चेंज होता है तो -4 j कैप। ये गया तो -2 -1 -3 k कैप। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड भी लगे हाथ निकाल लेते हैं, है ना, फिर केवल पुटअप करने का काम रहेगा। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर भी लगाना का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 4 20 यानी √29 यूनिट्स, ये इसका मैग्नीट्यूड। चलो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, a2 -a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड पर ऊपर मॉडुलस। वैसे तो टोटल का भी लगा सकते हो ऐसा, है ना, बट नीचे तो वैसे पॉजिटिव है। आ जाओ, अब एक डॉट प्रोडक्ट और करना है अभी तो, है ना, किसका, इन दोनों का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, कर दें। तो 0 × 2 0, और 1 × -4 इज -4, देन -4 × -3 +12, एंड इसका मॉडुलस। और b1 क्रॉस b2 तो आपने निकाला ही हुआ है, √29, 12 -4 इज 8 बाय √29 यूनिट्स। मैच करो आंसर, इसी फॉर्म में है, 29 √29 से नहीं किया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसने इक्वेशन हमको जो चाहिए बिल्कुल ही उससे अलग तरीके से दे रखी है। तो इक्वेशन से खेलना आ जाए बस, इक्वेशन से डेटा निकालना आ जाए कि ये रहा तेरा डायरेक्शन वेक्टर, ये रहा तेरा पॉइंट वाला वेक्टर, तो इससे तो पास करती है लाइन, और तेरी डायरेक्शन ये है तो उससे पास करती थी, ये चार चीजें निकाल लो तो फिर बस आगे कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, डन। 16th वाला एज होमवर्क कर सकते हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन एक बार जल्दी से देख लो। 1 2 3, 1 -3 2, 4 5 6, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें भी हमने चेक नहीं किया था, वैसे चेक करो कि ये वैसे तो आंसर आ ही गया, पर चेक करो, देखो -1/1 और 1/2 ये प्रोपोर्शनल नहीं है। ऊपर वाले में चेक करो तो पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन ही नहीं है क्या, सब में स्क्यू लाइन से। 1/2 नहीं है प्रोपोर्शनल, मतलब -3/3, तो पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन तो बनता है। फटाफट से देखो, कोई एग्जाम्पल देख लो। देखो ये दिख गया मुझे, एग्जाम्पल नंबर 12 दिख गया, चेक करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। यहाँ पे इसके डायरेक्शन वेक्टर को पकड़ो, 2 3 6 2 3 6, या तो एग्जैक्टली इक्वल मिल जाए या प्रोपोर्शनल मिल जाए। और प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, लेट से अगर ये 4 होता, है ना, ये 6 होता, और ये क्या होता, 3 का दुगना 6, तो ये क्या मिलता 12। अगर ये ऐसे होता भी सही तो इसमें से 2 कॉमन आ जाता, तो बार 2 म्यू हो जाता, तो 2 म्यू को अगेन म्यू लिख सकते हैं, स्केलर ही तो चाहिए। तो आपको जब वैसे तो कॉन्सेप्ट वाइज तो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है, वेक्टर पैरेलल होने के लिए प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, बट इक्वेशन की लाइंस में वो कहीं ना कहीं इक्वली दिखाई देता है। तो दोनों चीजें माइंड में रखनी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ये तो हो गया A1, एनी डाउट्स, ये हो गया A2, और अब की बार B1 B2 नहीं है, जस्ट B है, जस्ट क्या है, B। ये हो गए हमारे 3 फैक्टर्स। चलो तो फॉर्मूला देखते हैं, याद है कि नहीं आपको। दिस इज वेक्टर A1, this is vector A2, and this is vector B। A2 -A1 तो करना ही पड़ेगा सब में, जैसे वेक्टर स्क्यू हो, लाइन से स्क्यू हो या पैरेलल हो, कर दो। सो 3 -1 2 i कैप, 3 -2 सिंगल j कैप, और -4 -4 यानी -4 + 4 यानी -k कैप। ये तो करना ही पड़ेगा उसमें भी इसमें भी। अब यहाँ पे वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट तो है नहीं, तो फिर फॉर्मूला याद है किसी को, नहीं है, D = मॉडुलस तो लगा दूंगा मैं, आगे का बताओ। बी वेक्टर ओके क्रॉस A2 देखो वैसे तो आपके बुक में भी शायद ये फॉर्मूला है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों A2 - A1 पहले लिखना पसंद है। A2 - A1 पहले आएगा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे अगर मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं मैंने इसका ना, A2 - A1। अब देखो कैसे याद रखेंगे, A2 - A1 उसमें भी था, A2 - A1 इसमें भी है। उसमें क्या था, डॉट, देखो उसमें क्या था, डॉट B1 क्रॉस B2, ये था पुराने फॉर्मूले से मैं डिराइव याद करवा रहा हूँ आपको। अब इसमें B1 B2 तो है नहीं,
तो ये काट दूंगा और 1 भी काट दूंगा। तो यार यहाँ तो क्रॉस हुआ ही नहीं किसी का। तो इन दोनों का कर दो, एक का तो होना जरूरी है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला में एक क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। अब वो उधर B1 B2 का हो जाता था, यहाँ पे B2 ही नहीं है, तो फिर इन दोनों का क्रॉस होगा। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से याद कर सकते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट बी, क्रॉस प्रोडक्ट बी। अब ये चेक करो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ क्या नहीं हुआ, उसके हिसाब से मॉडुलस बार्स वगैरह लगाएंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो खुद एक वेक्टर होता है, तो खुद एक वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं? पहले वाले क्वेश्चन में डॉट होता था, तो डॉट तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड निकल के आता था, लेकिन यहाँ तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, एक वेक्टर निकल के आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर कोई वेक्टर हो सकता है क्या? एक मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फिर ये डंडे में लगा रहा हूँ, ये डंडे याद रहे मैग्नीट्यूड के हैं, मॉडुलस के नहीं है। फिर मॉडुलस के, अरे मैग्नीट्यूड वैसे ही पॉजिटिव आएगा, डोंट वरी। समझ गए? डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह मैग्नीट्यूड है, अब की बार इधर भी मैग्नीट्यूड है। यानी पैरेलल लाइंस वाले कॉन्सेप्ट में मॉडुलस के डंडे लगाने की जरूरत ही नहीं है, स्क्यू लाइंस वाले कॉन्सेप्ट में केवल न्यूमरेटर पार्ट पे लगाने की जरूरत है। डन। ओके। चलो तो A2 - A1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कर दूं क्या मैं रफली? तो रफली कर देते हैं। A2 - A1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी से, तो ऊपर तो लिख देता हूँ I J K, और A2 - A1 यानी 2 1 - 1, और बी ये रहा 2 3 6, और इसका क्या चाहिए आपको? डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है। अब ये तो केवल इस वाले पार्ट का आंसर है। फिर इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। इस डिटर्मिनेंट का क्या चाहिए, क्योंकि ये एक वेक्टर है, IJK लिखा हुआ है तो ये एक वेक्टर है, तो इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो कार्टेशियन फॉर्मूला में अरेंज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? दो डंडे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि इस पार्ट का आंसर लिखने के लिए ही दो डंडे लग गए डिटरमिनेंट वाले। अब एक दो डंडे एक्स्ट्रा भी तो लगे हुए हैं, वो काय के? मैग्नीट्यूड के, तो वो मैग्नीट्यूड वाले डंडे हैं। तो तीन यहाँ पे मतलब है ना, ये बार्स तीन चीजों को डिनोट करा रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, डिटर्मिनेंट। तो आपको पता होना चाहिए कब तो मैग्नीट्यूड है, कब मॉडुलस है, कब डिटर्मिनेंट है। ठीक है, चलो। तो और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेंगे? निकाल लो, ये रहा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू, करो उसको सॉल्व। तो 1 × 6 6, 6 - -3 यानी 6 + 3 9 i कैप, 9 i कैप। चलो, फिर ये गया, ये गया, तो 2 × 6 12, -2 12 + 2 14, लेकिन साइन भी चेंज होता है, तो माइनस का 14 j कैप। फिर आगे बढ़ो, ये गया और ये गया। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये गया, ये गया। 6 - 2 यानी +4 k कैप। अब ये वेक्टर क्वांटिटी आई, ये इसका मैग्नीट्यूड, यानी इस बार दो चीज वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, और एक तो जो गिवन है उसका मैग्नीट्यूड। और नीचे इसका निकाल लो, तो 4 × 9 13, 13 × 36 49, √49। अब ऊपर का भी निकालो, तो 9 का स्क्वायर 81, 14 का 196, और 4 का 16, इसका भी, इसका भी। ऊपर नीचे दोनों जगह मैग्नीट्यूड है, अब की बार तो करो। 6 और 6 12, और एक 13, बचा एक, 9 और 9 18, और एक 19, 293 डिवाइडेड बाय 7। √293 सॉल्व हो सकता है क्या किसी से? बस यही आंसर है, √293 वैसे। अच्छा, एग्जाम्पल है ना, तो देख लो आंसर, √293/7 यूनिट्स। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपके बुक में इसमें एक्सरसाइज में नहीं था, तो हमने यहाँ कवर कर लिया है। इन शॉर्ट, स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, वो भी इजी सा है। इन केस उसमें भी दिक्कत आए तो कल आते ही पूछ लेना। अदरवाइज वी विल स्टार्ट टुवर्ड्स द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ 11.3। ऐसे मत सोचना कि सर आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया है, आधा भी नहीं हुआ है। बिलीव मी, आधा भी नहीं हुआ है, जस्ट 40% चैप्टर हुआ है, 60% अभी बचता है। प्लेन के कॉन्सेप्ट हैं, नंबर इससे डबल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। इधर अगर 5 6 कॉन्सेप्ट है तो 10 12 कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर उसके बाद मिसलेनियस तो ऑब्वियसली है ही सही, जिसमें लाइन्स एंड प्लेन्स का कॉम्बो पैक भी आएगा। हाँ, चैप्टर 6 स्टार्ट कर दूं, इसको छोड़ दूं? पेपर बोर्ड थोड़ा ना है। कब है?
19 फरवरी। एक बार ये चैप्टर होने दो, फिर उसके बाद अपन, क्योंकि इस चैप्टर के साथ उस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है ना, फिर क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी और वो दोनों साथ साथ चला देंगे ना सुबह शाम। इसको खत्म होने दो, इसको फ्री माइंड से करो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। कहाँ हो गया, अभी कह रहा हूँ, कह तो रहा हूँ 40% हुआ ओनली। इसके आगे का आप क्या आ रहा है? अच्छा, तो फिर क्या करें, सुबह शाम चलाना पड़ेगा फिर तो। हम्म। सुबह शाम। चलो ठीक है, तो सुबह शाम नेक्स्ट वीक से चलाते हैं, अभी ये संडे तो निकलने दो, मंडे से चलाते हैं ना। ठीक है चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड